गुड मॉर्निंग। तो अब मेरी सुबह हो गई है और आज का मौसम भी बिल्कुल वैसा है जैसे कल था। वही बादल, वही बारिश वाला मौसम, कोई धूप नहीं है। और कल पूरी रात बारिश होती रही। हमारा सेक्टर अच्छा है, यहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होता है, मगर आस-पास के सेक्टर में पानी भर जाता है। फिर अंदर जाते हुए मेरी नज़र पड़ी इस पौधे पे। मुझे समझ नहीं आ रहा ये डे बाय डे सूखता क्यों जा रहा है। ऐसा नहीं है इस पे मैंने कुछ ओवर वाटर किया है, पर प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना इस पौधे को मैं क्या करूँ? इसकी हर एक पत्ती सूखती जा रही है। एग्जैक्टली व्हाई? 1 hour later. लेट्स गेट रेडी टू टेक द क्लास नाउ। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. ओह थैंक यू सो मच। तो अब बज गए हैं 9 और क्लास लेने का टाइम हो गया है। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि टीचर बस क्लास के लिए करता ही क्या है, वो बस आता है क्लास लेता है और चला जाता है और हमें इतना सारा होमवर्क दे के चला जाता है, इतना सारा बर्डन बस हम स्टूडेंट्स पे है। और अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उन सबको बताना चाहती हूँ ऐसा नहीं होता है। कोई भी टीचर अपनी क्लास से पहले अपना लेक्चर प्रिपेयर करता है एंड बिलीव मी वो जितना खुद पढ़ के आपकी क्लास ले रहा है उसका आधा भी आपको होमवर्क के लिए नहीं देता है। सो इट्स वेरी टफ जॉब। अगर आपको लगता है कि आप एक अथॉरिटी बना रहे हैं और आपको दबाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल सारे टीचर्स काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं एंड थैंक गॉड अब ट्रेडिशनल मेथड जैसे जैसे ख़त्म होता जा रहा है, टीचर भी समझता है कि बच्चे को इतने सारे सब्जेक्ट्स का काम होता है। तो बिलीव मी जब भी कोई टीचर आपको कुछ काम दे रहा है वो बहुत सोच समझ के दे रहा है। उसे पता है कि उसके स्टूडेंट्स कितना काम कर सकते हैं, कितना काम नहीं कर सकते हैं। मैंने अभी तक कैमरा में शो नहीं किया है, बट कोई भी लेक्चर देने से पहले चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना है, पहले मैं रात को अपना लेक्चर रेडी करती हूँ। मुझे पता होता है मुझे अपने नेक्स्ट क्लास में कितना पढ़ाना है, कितनी देर के लिए पढ़ाना है, बच्चों से क्यों क्या क्वेश्चन पूछना है और फिर उनको होमवर्क के लिए क्या देना है। सो ये वाली क्लास में अगेन मुझे ऐसा लगा जैसे बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। तो इन 2 क्लासेस में मैंने फ़ोकस किया कि बच्चों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाऊँ। अब मैंने ये बात भी नोटिस की है, बच्चों को ऐसा लगता है कि जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, वो हमें बस थ्योरी पढ़ाते हैं और इतनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, विच इज़ ट्रू, जो कि ऐसा होता है। बट उसका एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न ये है कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। आपके पास 35 मिनट्स हार्डली और 45 मिनट्स हैं, तो उसमें बच्चों की क्वेरीज लेना, उनको टॉपिक्स पढ़ाना और उसके बाद न्यूमेरिकल्स कराना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि एकेडमी में क्या होता है, बच्चे की 1 आवर क्लास, 2 आवर क्लास और वो सुबह से लेके शाम तक बच्चे अपनी एकेडमी में ही रहते हैं। बट स्कूल आवर्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं उसके कंपैरिजन में। प्लस टीचर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे अपना ईयर एंड होने से पहले नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सो इट्स बिग 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 टास्क फॉर टीचर्स। इसलिए शायद जो हम अपने फिज़िकल क्लासरूम में जितने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने कोशिश किया कि अब हमारे पास टाइम है तो ऑनलाइन क्लासेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ और बच्चों के अगर डिफ़िकल्टी आ रही है तो हम उस डिफ़िकल्टी को भी सॉल्व कर पाएँ। और ऐसे ही सारी क्लासेस लेने के बाद मैं एट लास्ट फिर फ्री हो गई। चलो इट्स टाइम फॉर माई ब्रंच नाउ। What just happened? Quit playing! What are you doing? Oh no! No, 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 no. Please don't. ओके हाँ, ये जब मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे हनी भैया ने सजेस्ट किया कि आप ना वो ट्रांजिशन वीडियो बनाओ, जो जो एक बहुत बड़ा फेल था। आई कैन सी दैट, बट चलो इससे आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ लाइफ, आप कर कर के ही सीखते हैं। तो आज के ब्रेकफास्ट में हम बना रहे हैं ऑमलेट। और ऑमलेट को बनाते बनाते मैंने सोचा उसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, तो फिर मैंने बाद में डिसाइड किया कि मैं कुछ फ्रेंच टोस्ट जैसा बनाऊं।
तो उसके लिए मैंने सबसे पहले वेजीज़ जो मुझे ऑमलेट में डालनी थी वो मैंने कट कर ली। और इनिशियली मेरे दिमाग में काफ़ी डिफरेंट पिक्चर थी मेरे ऑमलेट को लेके कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगा, इसमें बहुत सारी वेजीज़ होंगी। तो जितनी वेजीज़ मुझे मिल रही थी अपने फ्रिज में मैंने सबको चॉप कर लिया था छोटे छोटे टुकड़ों में। और बिलीव मी मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये कुछ बहुत यम्मी बनने वाला है आज। फिर मैंने डिसाइड किया कि आज का ऑमलेट मैं 2 एग्स का बनाऊंगी और साथ में जो मैंने वेजीज चॉप की थी वो मैंने सारी ऐड कर दी। अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि वो सब ठीक है लेकिन मैंने ये क्यूकम्बर क्यों ऐड किया, वो भी ऑमलेट में। यस, बिलीव मी आई वॉज स्टूपिड। और फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने उसमें थोड़े थोड़े मसाले ऐड कर दिए। बट मैं क्यूकम्बर को लेके इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, प्रो टिप फ्रॉम माई साइड टू यू, नेवर ऐड क्यूकम्बर इन योर ऑमलेट, क्योंकि वो ऑमलेट जैसा टेस्ट कर ही नहीं रहा था। पूरे ऑमलेट से बस वो क्यूकम्बर वाला टेस्ट आ रहा था। फिर ये गलती करने के बाद मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंस में अपने ऑमलेट के लिए एग्स को फेंटा और फिर इसमें दूध ऐड किया। दूध मैं ऑमलेट में इसलिए ऐड करती हूँ क्योंकि उससे ऑमलेट काफ़ी फ्लफ़ी बनता है। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद फिर से फेंटने के बाद मैंने अपना नॉन स्टिक पैन लिया, उसे गर्म होने दिया, उस पर देसी घी लगाया और उसके बाद अपना ऑमलेट का बैटर उसमें ऐड कर दिया। मैं नॉन स्टिक पैन हमेशा इंडक्शन पे यूज़ करती हूँ क्योंकि जो हमारा गैस का बर्नर है वो काफ़ी बड़े हैं। अगर उसको सिम भी कर देते हैं फिर भी उसमें से हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, फ्लेम बहुत हाई रहती है और नॉन स्टिक पैन बहुत ज़्यादा फ्लेम के लिए बने ही नहीं है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं इंडक्शन के ऊपर प्रेफर करती हूँ, नॉन स्टिक पैन के ऊपर कुछ भी कुक करना, क्योंकि आप उसमें टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑमलेट के लिए ऐड कर दिए हैं एग्स। फिर अब मैं इसमें ब्रेड ऐड करती हूँ और इसको थोड़ी सी लो टेम्परेचर पे कुक होने के लिए ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी। ढक्कन हटाते ही इसमें से खुशबू तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही थी। बिलीव मी, मुझे मतलब इस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी। और आई थिंक ये वाला टॉपिक हमेशा कंट्रोवर्शियल रहेगा कि एग्स आपके वेज में आएंगे या फिर नॉन वेज में आएंगे, क्योंकि देखा जाए तो एग्स आपके फर्टिलाइज नहीं होते हैं। ये वाले जो हम खाते हैं ये अनफर्टिलाइज एग हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको गर्म करोगे तो इसमें से चिक निकल जाएगा, नो। तो उस हिसाब से तो ये वेजिटेरियन में आना चाहिए, राइट, क्योंकि इसमें किसी का मीट तो नहीं है। बट हाँ, ये किसी को भी कन्विंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप मुझे बताइए, आप एग्स को वेज की कैटेगरी में मानना चाहेंगे कि नॉन वेज की कैटेगरी में? मुझे सच में लगा था कि ये टूट जाएगा, बट ये देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और ये बहुत ज़्यादा यमी था। हाँ, बट उसके लिए मुझे थोड़ा भूनना पड़ेगा कि मैंने इसमें इतना ज़्यादा क्यूकम्बर डाल दिया था और इस ऑमलेट से खीरे का एक बहुत ही डोमिनेटिंग सा टेस्ट आ रहा था। 1 minute later. उसके बाद मैंने गौर किया कि मेरे पास अभी भी बहुत सारी वेजीज़ बच गई हैं, तो मैंने डिसाइड किया तो ये वेजीज़ वेस्ट ना हो जाए उसके लिए मैं चीला बना देती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने बेसन लिया और उसमें जो भी मेरी सारी वेजीज़ बची थी वो मैंने एक साथ सारी इसमें डाल दी और इसमें थोड़े से मसाले ऐड करके एक बैटर बना लिया। इसको थोड़ा और हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसमें चिया सीड्स और थोड़े से पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड्स भी ऐड कर दिए। ये वाला स्टेप टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको ये सीड्स पसंद है आप डाल सकते हैं, इफ़ नॉट यू कैन स्किप दिस स्टेप। अब बस लास्ट में मैंने इसमें पानी डाला, इसका बैटर बनाया और इसको रेडी कर दिया अपने फिर से नॉनस्टिक पैन पे इसका पैनकेक बनाने के लिए। Where's pancakes? इंग्लिश में बोले तो पैनकेक और देसी में बोले तो चिल्ला। फिर बस मैंने पैन में चिल्ले को डाल दिया, उसे अच्छे से फैलाया और क्योंकि ये काफ़ी थिक था, इसमें वेजीज भी थी, तो इसको पकने में टाइम लगना था, तो इसके लिए मैंने इस पर ढक्कन डाल दिया। 1 eternity later.
और उसके बाद जब मैंने थोड़ी देर के बाद देखा तो एक तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो चुका था, गोल्डन ब्राउन हो गया था। फिर मैंने दूसरी तरफ से पकाया और उसके बाद अपना ऑमलेट एंड चीला दोनों खाया। क्योंकि बारिश सुबह से स्टार्ट थी तो थोड़ी देर बाद हमने नोटिस किया कि हमारी छत में से पानी टपकना स्टार्ट हो गया था और उसके नीचे बिल्कुल हमारा राउटर और टीवी भी है। तो उसको बचाने के लिए हमने उसमें पॉलीथीन के लिफाफे बिछा दिए थे। और उसके थोड़ी देर के बाद ही नोटिफिकेशन आ गई कि पंजाब गवर्नमेंट ने फ्लड्स को देखते हुए और कॉन्टिन्यूसली बारिश को देखते हुए छुट्टी संडे तक एक्सटेंड कर दी है। तो हमने सोचा यहाँ पे रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, लेट्स गो होम, और हम सब घर के लिए निकल गए। तो हमने ये इसलिए भी डिसाइड किया क्योंकि हमने देखा कि सुबह से लगातार बारिश के बाद अब मौसम थोड़ा सा खुल गया था, थोड़ी धूप भी आने लग गई थी। तो हमने सोचा कि फटाफट अपना सामान पैक करते हैं और कुछ टाइम घर वालों के साथ स्पेंड करते हैं। पहले जब हम घर जाने का डिसाइड कर रहे थे तब थोड़ा सा डर लग रहा था कि जगह जगह पे पानी भरा हुआ है और ऐसा ना हो कि हम यहाँ से तो निकल जाएं मगर आगे जाके कहीं पे पानी में फंस जाएं। बट थैंक गॉड जब हम निकले तो हमारे रास्ते का रोड एकदम साफ़ था, हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला। और बहुत हमें शॉकिंग लग रहा था क्योंकि जब भी हम यहाँ से घर जाते हैं तो हमेशा इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि हम एक घंटा तो ट्रैफिक में फंसे रह जाते हैं। बट जब इस बार हम घर जा रहे थे तो ऑलमोस्ट सारी सड़कें खाली थी। एंड बिलीव मी, घर जाने के लिए हमने बेस्ट टाइम चूज़ किया क्योंकि पूरा रास्ते हम ये ब्यूटीफुल सा सनसेट देखते हुए चले और आसमान इतना सुंदर लग रहा था। हर एक मोड़ ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई न्यू सीनरी देख रहे हैं। फिर मुझे भी लगा मुझे ये सब रिकॉर्ड करना चाहिए और आप लोगों को भी दिखाना चाहिए कि इतनी ज़्यादा बारिश के बाद जब आप ऐसे थोड़ा खुला मौसम देखते हो तो आपको कितना ज़्यादा अच्छा फील होता है। हाँ, इतने सारे मोड़ देख के आप समझ गए होंगे अब हम हिमाचल में एंटर हो गए हैं। और जैसे हम हिमाचल में एंटर हुए थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग फील हो रहा था क्योंकि जिस भी मोड़ से हम गुज़र रहे थे वहाँ पे जगह जगह पे लैंडस्लाइड हुआ था। ये इतना डेवलपमेंट शायद हम हिमाचलियों को नहीं चाहिए था। आई थिंक इतने सालों में हमने कभी इतने लैंडस्लाइड नहीं देखे जो पिछले 3-4 सालों में हम देख रहे हैं। जैसे जैसे ये रोड 4 लेन होते जा रहे हैं वैसे वैसे आई थिंक इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे पहाड़ नहीं ले सकते हैं। और गवर्नमेंट को भी आई थिंक ये समझना चाहिए और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सभी हिमाचल वासियों को एक साथ जुट होके कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट समझे इस बात को कि हमें ये नहीं चाहिए। अगर पहाड़ ही ख़त्म हो जाएंगे तो टूरिज़्म क्या देखने के लिए यहाँ पे आएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे रात भी होती जा रही थी और हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि पता नहीं सही टाइम पे घर पहुँच पाएंगे, सेफली पहुँच जाएंगे कि नहीं पहुँचेंगे। और फिर 8 बजे के आसपास हम नम्होल पहुंच गए थे। हम जब भी घर जाते हैं तो हम यहाँ कामधेनु में पक्का रुकते हैं। यहाँ से कभी कभी मिठाई लेके जाते हैं, कभी कभी खाना पैक करा के जाते हैं। अभी हमने देखा कि बाहर से काफ़ी डिफरेंट लग रहा था तो अंदर जाके देखा तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया था। फिर मेरी नज़र पड़ी मेन्यू कार्ड पे और मैंने तो फटाफट बिलासपुरी धाम देखते ही बिलासपुरी धाम ऑर्डर कर दी। और उसके बाद अंकल हमें बता रहे थे कि अब हमने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया, इंटीरियर्स भी काफ़ी चेंज हो गए हैं और उन्होंने बफे सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया है। सेम टाइम पे यहाँ पे 2-3 न्यू शॉप्स खुल गई हैं। जैसे ये पहली शॉप में हिमाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की अलग अलग डेलिकेसीज थी, जैसे चंबा की चुक थी और यहाँ पे प्योर हनी था, बहुत सारी चटनी और अलग अलग तरीके के राजमा थे। राजमा में ही काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत सारी दालें थी जो आपको नॉर्मल मार्केट में देखने को नहीं मिलती है और बहुत सारे टाइप के अचार थे, चटनी थी। और इन्होंने हमें बताया कि ये स्पेशल चंबा से बन के यहाँ पे आती है। ये चंबा के ही लोकल लोग अपने घरों में प्रिपेयर करते हैं और वहाँ का ये लोकल बिज़नेस है। तो मुझे ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। एप्पल के चिप्स भी थे और आई थिंक एप्पल के चिप्स मैंने पहली बार देखे। मैंने बनाना के चिप्स तो खाए हैं मगर एप्पल के पहली बार। और बहुत सारे सीड्स थे, अगेन बहुत सारी चटनियाँ थी। अगर आप अचार के फ़ैन हो तो बिलीव मी, मैंने इतने सारे अचार यहाँ पे पढ़े जो मुझे पता भी नहीं था कि सेब का अचार भी होता है। और यहाँ पे आंवला,
रोस्टेड अलसी थी, हल्दी थी, ये सारी लोकल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। तो अगर आप लोग इन चीज़ों को लेके कॉन्शियस है कि आजकल हर एक चीज़ में मिलावट होती है, या आपको हिमाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पता है कि वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, तो आई थिंक आपको यहाँ पे विज़िट करना ही चाहिए। यहाँ पे इनके पास आई थिंक हर एक चीज़ की वैरायटी थी। जैसे यहाँ पे हम नॉर्मल मार्केट से जो ऑयल ख़रीदते हैं वो आपका कोल्ड प्रेस नहीं होता है, बट यहाँ पे वुड कोल्ड प्रेस ऑयल था, साथ में रोज़ टी थी, टी में भी काफ़ी सारी वैरायटी थी, जैसे हिबिस्कस टी थी। तो मैं तो अंदर जाके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। तो हमने यहाँ पे मैंने जैसे ही एंटर किया था मैंने तो चुक देखी, और मुझे तो चुक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ से ग्रीन और रेड दोनों चुक उठा ली थी। फिर इस स्टोर के बिल्कुल सामने ये सेकंड स्टोर था। यहाँ पर भी हिमाचल के ट्रेडिशनल फूड प्रोडक्ट्स थे, और बहुत सारी और चीज़ें भी थी जो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसेंशियल ऑयल्स देखे थे, ऑलिव ऑयल था, और भी काफ़ी डिफरेंट ऑयल थे। अगर आप लोगों को अरोमा ऑयल्स पसंद है तो यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप की कैंडल्स भी थी, होममेड कैंडल्स। तो अगर आप लोग कैंडल के फ़ैन हैं और आपको वो अरोमा वाली कैंडल्स पसंद है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स थे। अगेन यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट टाइप की टी थी, बहुत सारा घी था जो मैं देख के खुश हो गई थी, और उसके बाद यहाँ पे भी अचार था। बट यहाँ पे अचार और चटनी बिल्कुल प्रोफेशनल बिजनेस वाला था, और दूसरी वाली शॉप में वो बिल्कुल लोकल लोग अपना जार लेके आके भरते थे। तो मैं ये देख के काफ़ी इम्प्रेस थी कि दोनों टाइप के बिज़नेस इनके पास हैं। और उन्होंने बताया कि ये गिफ्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप की कैंडल्स है, आगे लहसुन का अचार था, इवन टिंडे का अचार भी था, बहुत सारे टाइप के थे। और वहाँ पे काम करने वाले वर्कर ने हमें बताया था कि यहाँ से सबसे ज़्यादा आंवले का अचार बिकता है। वैसे मुझे तो नींबू का अचार भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर मैं आगे गई तो देखा इनके पास भी अलग अलग टाइप के स्पाइसेस थे, मिलेट्स थे। जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं, हेल्दी खाना चाहते हैं, उनके लिए बाजरा काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है, तो उनके पास वो भी था। और ये कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें थी, और आई एम अफ्रेड मुझे नहीं पता ये क्या है, क्योंकि मैं खुद पहली बार ये सब कुछ देख रही थी, तो मैं फटाफट इसको रिकॉर्ड करने लग गई। अगर आप लोगों को पता है ये क्या है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं खुद भी क्यूरियस हूँ ये सब देख के कि ये क्या है। हाँ, और आगे ये थे कुल्लू के शॉल। यहाँ पे सिंगल पट्टी वाले, डबल पट्टी वाले भी थे, और ये कुछ न्यू टाइप की जैकेट्स आई थी। तो आजकल उन्होंने बताया कि ये कुल्लू मनाली साइड काफ़ी फैशन में चल रहा है। और बिलीव मी, जैसे ही मेरी नज़र इन पे पड़ी तो मुझे पता था कि भानु पक्का यहाँ से कुछ ना कुछ चूज़ करके लेके जाएगा। फिर उसने भैया के पास इतना टाइम लगाया, हर एक परफ्यूम उसने अपने आप स्मेल किया, और हाँ, वो दोनों मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। तो अगर आप लोगों को रिकमेंडेशंस चाहिए तो एक हमने लिया था वाइट ऊद, और सेकंड वन वाज ओपियम, और ये दोनों मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। तो आप लोग अगर यहाँ पे आए तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। और ये थी थर्ड शॉप जिसमें ज़्यादातर इन्होंने ये लाहौल से आया हुआ सामान रखा था। यहाँ पे ये पहले जैसे हिमाचल में पतले होती थी, वो पतले भी रखी थी, और यहाँ पे इन्होंने अगरबत्तियाँ रखी थी जो स्पेशल लाहौल, ये जो तिब्बतन लोग यूज़ करते हैं, आई थिंक ये वो वाले थे। क्योंकि एक्चुअली जब हम इस शॉप में एंटर किए तो यहाँ पे उस टाइम कोई भी नहीं था। ये मोरिंगा पाउडर हिमाचल में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जिन लोगों को ना इम्यूनिटी वीक होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो आप यहाँ से बाय करके लेके जा सकते हैं। और उनके पास बहुत अलग अलग टाइप की जड़ी बूटियाँ थी जिनके नाम एक्चुअली मैंने सच में नहीं सुने थे, और मैं खुद भी पहली बार देख रही थी। तो अगर आप लोगों को पता है कि ये सब कुछ क्या है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के मिलेट्स थे। अगेन ये सब कुछ वहाँ पे लोकल लोग उगाते हैं, वहीं से आता है। और यहाँ पे लाहौल के पुल्ले थी, पहाड़ी टोपी थी, शॉल थे, जो मुझे देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर उसके बाद मैंने देखा
रेड राइस। यहाँ पे मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि इन्होंने जो भी जड़ी बूटी या डिफरेंट चीज़ रखी थी तो साथ में उन्होंने ये भी लिखा था वहाँ पे कि उनके क्या फ़ायदे हैं। और ये बहुत डिफरेंट टाइप की कैंडल्स थी। पर्सनली मुझे कैंडल्स इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने यहाँ से कैंडल्स तो बाय नहीं की, बट हाँ अगर आप लोगों को पसंद है तो आप यहाँ पे आके लेके जा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सारी स्मेल की थी और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बिलीव में। फिर यहाँ से अपनी बिलासपुरी धाम पैक करा के, चुख लेके और परफ्यूम्स लेके हम निकल गए घर की तरफ। यहाँ से आगे घर तक का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो फिर हम धीरे धीरे चलते हुए 10 बजे के आसपास घर पहुँच गए थे। बट हाँ, घर पहुँच के मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, So please subscribe, whatever.